4 संघीय न्यायपालिका द यूनियन जुडिशरी। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 124(1) भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। मूल संविधान में 1+7 जज थे, अब 1+3 हैं। 124(2) नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सीजेआई की नियुक्ति में अन्य जजों से सलाह ली जाएगी। कोलेजियम 5 जजों का समूह नाम तय करता है। 124(3) योग्यता 5 साल हाईकोर्ट जज या 10 साल वकील या राष्ट्रपति की नज़र में महान कानूनविद। 124(4) हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। 124(5) संसद कानून बनाकर हटाने की प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट तय कर सकती है। 124(6) शपथ राष्ट्रपति के समक्ष। 124(7) जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। जजों के वेतन और भत्ते संसद तय करती है और ये संचित निधि पर भारित होते हैं। नियुक्ति के बाद जजों के वेतन में उनके नुकसान के लिए कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। यदि सीजेआई का पद रिक्त हो या वे अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति अन्य जजों में से किसी एक को एक्टिंग सीजेआई नियुक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जजेस। यदि कोरम गणपूर्ति कम हो तो सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति से किसी हाईकोर्ट के जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक हो अस्थायी रूप से बुला सकते हैं। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सीजेआई राष्ट्रपति की सहमति से किसी रिटायर्ड जज को फिर से काम करने के लिए बुला सकते हैं, बशर्ते वो जज इसके लिए तैयार हो। अनुच्छेद 129 अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य केसों में मिसाल प्रेसिडेंट बनते हैं। इसे अपनी अवमानना कॉन्टेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगा, लेकिन सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से इसे भारत में कहीं और भी आयोजित कर सकते हैं। क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शंस। अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल केंद्र बनाम राज्य या राज्य बनाम राज्य के झगड़े सीधे यहीं सुलझेंगे। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में हाई कोर्ट से अपील। अनुच्छेद 133 दीवानी सिविल मामलों में अपील। अनुच्छेद 134 आपराधिक क्रिमिनल मामलों में अपील। अनुच्छेद 134(a) हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट फॉर अपील देना। अनुच्छेद 135 वर्तमान कानूनों के तहत फेडरल कोर्ट की शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका स्पेशल लीव पिटिशन -SLP ये सबसे बड़ी शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट भारत के किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति स्वयं दे सकता है। अनुच्छेद 137 निर्णयों का पुनर्विलोकन रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अपने ही पुराने फैसले को बदल सकता है, जैसे गोलकनाथ केस को केशवानंद भारती केस में बदला गया। अनुच्छेद 138 संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 संसद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। अनुच्छेद 139(a) मुकदमों का अंतरण ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से केस दूसरे हाई कोर्ट में या अपने पास मंगा सकता है। अनुच्छेद 140 से 147 पूरक शक्तियां और नियम। अनुच्छेद 140 आनुषंगिक शक्तियां। संसद इसे ऐसी शक्तियां दे सकती है जो इसके कार्यों के लिए जरूरी हों। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है जो किसी भी अन्य कानून से ऊपर माना जाएगा, जैसे अयोध्या केस में किया गया। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। अनुच्छेद 144 भारत के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम रूल्स ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी से। अनुच्छेद 146 अधिकारी और कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति और खर्चे। अनुच्छेद 147 निर्वचन इंटरप्रिटेशन संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति, जिसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 ऐतिहासिक फैसलों से विकसित हुई है। इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार मानी जाती है। 1 कोलेजियम क्या है? संरचना। कॉलेजियम जजों का एक समूह है जो जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है।
सुप्रीम कोर्ट के लिए इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और उनके 4 सबसे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जज होते हैं। हाई कोर्ट के लिए इसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। 2. कोलेजियम का इतिहास 3 जजेज केसेस। कोलेजियम प्रणाली रातों रात नहीं बनी, बल्कि 1981 से 1998 के बीच 3 मामलों से निकली। 1. प्रथम जज मामला, फर्स्ट जजेस केस 1981। कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को दी गई CJI की सलाह को माना जाना जरूरी नहीं है। यहां सरकार, कार्यपालिका का पलड़ा भारी था। 2. द्वितीय जज मामला, सेकंड जजेस केस 1993। सुप्रीम कोर्ट ने पिछला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है। यहीं से कोलेजियम का जन्म हुआ। इसमें तय हुआ कि CJI और 2 वरिष्ठ जज मिलकर निर्णय लेंगे। 3. तृतीय जज मामला, थर्ड जजेस केस 1998। राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सलाह, अनुच्छेद 143 के तहत कोर्ट ने कोलेजियम का विस्तार किया। अब इसमें CJI जोड़ 4 वरिष्ठ जज कर दिए गए। ये वही व्यवस्था है जो आज चल रही है। 3. कोलेजियम कार्य कैसे करता है? 1. नामों का चयन। कोलेजियम जजों के नामों पर विचार करता है और केंद्र सरकार को भेजता है। 2. सरकार की भूमिका। केंद्र सरकार उन नामों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो OIB से जांच करवा सकती है। सरकार चाहे तो फाइल को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकती है। 3. अनिवार्यता। यदि कोलेजियम दोबारा वही नाम भेज दे तो सरकार को उन नामों पर मुहर लगानी ही पड़ती है और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। 4. NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और विवाद। सरकार ने 2014 में 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से कोलेजियम को खत्म करने और NJAC लाने की कोशिश की थी। इसमें राजनेताओं को भी जजों की नियुक्ति में भूमिका दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2015, कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तब से कोलेजियम प्रणाली फिर से प्रभावी है। 5. कोलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष। पक्ष, आर्ग्यूमेंट्स फॉर। विपक्ष, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। यह न्यायपालिका को राजनीति से दूर रखता है। इसमें पारदर्शिता की कमी है। इसे बंद दरवाजों की प्रणाली कहा जाता है। जजों की योग्यता को जज ही बेहतर समझ सकते हैं। इसमें भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं। सरकार की दखलंदाजी न होने से न्याय निष्पक्ष रहता है। संविधान में इसका कोई लिखित आधार नहीं है। निष्कर्ष, कोलेजियम सिस्टम भारत में शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स को बनाए रखने का एक तरीका है ताकि सरकार अपनी पसंद के जज न बिठा सके। हालांकि इसके सुधार को लेकर बहस आज भी जारी है। कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(3) में स्पष्ट योग्यताओं का वर्णन किया गया है। कोई भी व्यक्ति तब तक सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक वह भारत का नागरिक न हो और निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता पूरी न करता हो। 1. अनिवार्य योग्यता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। भारत का नागरिक, वो व्यक्ति अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. विशेष योग्यताएं, इनमें से कोई एक होना आवश्यक है। संविधान ने 3 अलग अलग रास्ते दिए हैं जिनसे एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। न्यायाधीश के रूप में अनुभव, वह व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश, जज रहा हो। वकील के रूप में अनुभव, वो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार अधिवक्ता, एडवोकेट रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि विशेषज्ञ, राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। नोट, आज तक इस तीसरी श्रेणी विधिवेत्ता से किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त नहीं किया गया है। 3. आयु संबंधी प्रावधान। न्यूनतम आयु, संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। हालांकि कोलेजियम आमतौर पर वरिष्ठता और अनुभव को प्राथमिकता देता है। अधिकतम आयु, सेवानिवृत्ति, वो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बना रह सकता है। 4. नियुक्ति के बाद की पाबंदी, अनुच्छेद 124(7). सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के बाद वो व्यक्ति रिटायर होने के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के सामने वकालत प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये नियम न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। 5. शपथ, ओथ। अपना पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेनी होती है। विशेष बिंदु, नियुक्ति की प्रक्रिया। हालांकि योग्यताएं ऊपर दी गई हैं,
लेकिन व्यावहारिक रूप से नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। कोलेजियम CJI जोड़ 4 वरिष्ठ जज नामों की सिफारिश करता है और राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते हैं। अगला कदम, क्या आप जजों ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। इसे सामान्यतः महाभियोग इम्पीचमेंट कहा जाता है। हालांकि संविधान में जजों के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं है, वहां हटाने की प्रक्रिया लिखा है। इसका वर्णन अनुच्छेद 124(4) में है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. हटाने के आधार, ग्राउंड्स फॉर रिमूवल। किसी जज को केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। 1. सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, यदि जज भ्रष्टाचार या किसी गलत कार्य में लिप्त पाया जाए। 2. अक्षमता, इनकैपेसिटी, यदि जज शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो। 2. महाभियोग की चरणबद्ध प्रक्रिया, प्रोसेस। जजों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा निर्धारित की गई है। चरण 1. प्रस्ताव लाना, इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि राज्यसभा में लाना है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष, स्पीकर या सभापति, चेयरमैन को दिया जाता है। चरण 2. अध्यक्ष सभापति का निर्णय। अध्यक्ष या सभापति के पास यह शक्ति है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो अगले चरण की शुरुआत होती है। चरण 3. जांच समिति का गठन। अध्यक्ष सभापति आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाते हैं, जिसमें शामिल होते हैं 1. सुप्रीम कोर्ट के एक जज। 2. किसी हाई कोर्ट के एक मुख्य न्यायाधीश CJI। 3. एक प्रतिष्ठित कानूनविद, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। चरण 4. संसद में मतदान, विशेष बहुमत। यदि समिति जज को दोषी पाती है तो सदन में बहस और मतदान होता है। यहां विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत 50% से अधिक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोनों सदनों में यह प्रक्रिया अलग अलग और एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए। चरण 5. राष्ट्रपति की मंजूरी। दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अंत में राष्ट्रपति जज को पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। 3. महत्वपूर्ण तथ्य और उदाहरण। अभी तक किसी को नहीं हटाया गया। भारत के इतिहास में अब तक किसी भी जज को महाभियोग द्वारा पद से नहीं हटाया जा सका है। वी. रामास्वामी 1991-1993, इनके खिलाफ पहला महाभियोग प्रस्ताव आया था। जांच समिति ने उन्हें दोषी भी पाया था, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के मतदान से बाहर रहने के कारण प्रस्ताव गिर गया, 2/3 बहुमत नहीं मिला। सौमित्र सेन 2011, राज्यसभा में प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में वोटिंग से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यह प्रक्रिया जानबूझकर कठिन बनाई गई है ताकि सरकार अपनी मर्जी से किसी ईमानदार जज को न हटा सके। जज को हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति में नहीं, बल्कि संसद और राष्ट्रपति दोनों के पास है। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की सबसे असाधारण और शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यह लेख अदालत को वो शक्ति देता है जिसका उपयोग वो तब करती है जब मौजूदा कानून किसी मामले में न्याय करने के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसे अक्सर पूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस की शक्ति कहा जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 142(1) में कहा गया है, उच्चतम न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश या डिक्री पारित कर सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि किसी मामले में कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है या कानून की प्रक्रिया के कारण न्याय में बाधा आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद का नियम या आदेश लागू कर सकता है ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। इस अनुच्छेद की मुख्य विशेषताएं। 1. कानूनी बाध्यता। अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया आदेश पूरे भारत में तब तक लागू रहता है जब तक कि संसद उस विषय पर कोई नया कानून न बना दे। 2. कानून से ऊपर की शक्ति। कभी कभी न्याय करने के लिए कोर्ट स्थापित कानूनों या प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर जाकर भी आदेश दे सकता है, बशर्ते वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे। 3. स्वप्रेरणा, सुओ मोटू। कोर्ट इस शक्ति का उपयोग अपनी मर्जी से भी कर सकता है यदि उसे लगे कि न्याय के लिए यह अनिवार्य है। अनुच्छेद 142 के प्रसिद्ध उदाहरण, केस स्टडीज। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक मामलों में इस शक्ति का प्रयोग किया है। अयोध्या विवाद, राम जन्मभूमि मामला।
इस मामले में कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया ताकि संतुलन और पूर्ण न्याय बना रहे। भोपाल गैस त्रासदी 1989। कोर्ट ने पीड़ितों को तत्काल राहत दिलाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ $470 मिलियन के मुआवजे का सीधा समझौता करने का आदेश दिया था। शराबबंदी नेशनल हाईवेज कोर्ट ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानें नहीं होंगी। यह आदेश सुरक्षा और जनहित में अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया था। एजी पेराविलन मामला राजीव गांधी हत्याकांड। कोर्ट ने अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए पेराविलन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि राज्यपाल उसकी दया याचिका पर निर्णय लेने में बहुत देरी कर रहे थे। अनुच्छेद 142 की सीमाएं लिमिटेशंस। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपनी इस शक्ति पर कुछ सीमाएं तय की हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में। 1. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं। इस शक्ति का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। 2. स्पष्ट वैधानिक प्रावधान। यदि संसद ने किसी विषय पर बहुत स्पष्ट और अनिवार्य कानून बना रखा है तो कोर्ट आमतौर पर उस कानून को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करता। 3. असाधारण मामलों में प्रयोग। इसका उपयोग रोजमर्रा के मामलों में नहीं बल्कि केवल उन असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए जहां कानून मौन हो। निष्कर्ष। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक रक्षक की भूमिका देता है। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय केवल फाइलों और तकनीकी कानूनों में न उलझे बल्कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट न केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है बल्कि ये भारतीय संविधान का संरक्षक, गार्डियन और अंतिम व्याख्याकार इंटरप्रेटर भी है। इसकी शक्तियों और कार्यों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विस्तार से समझ सकते हैं। 1. मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 131। इसका अर्थ है कि कुछ मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू होते हैं। ये वे विवाद हैं जो किसी और अदालत में नहीं जा सकते। केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य। केंद्र और कोई राज्य बनाम अन्य राज्य। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, जैसे नदी जल विवाद को छोड़कर अन्य कानूनी विवाद। 2. रिट क्षेत्राधिकार रिट जुरिस्डिक्शन माइनस अनुच्छेद 32। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 1. बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस अवैध हिरासत से आज़ादी। 2. परमादेश मैंडेमस सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश। 3. प्रतिषेध प्रोहिबिशन निचली अदालत को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। 4. उत्प्रेषण सर्शियोरारी निचली अदालत के फैसले को रद्द करना। 5. अधिकार पृच्छा क्वो वारंटो किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस अधिकार से पद पर बैठा है। 3. अपीलीय क्षेत्राधिकार अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन माइनस अनुच्छेद 132 माइनस 136। सुप्रीम कोर्ट भारत की अंतिम अपील अदालत है। यह निम्नलिखित मामलों में अपील सुनता है। संवैधानिक मामले यदि हाईकोर्ट प्रमाणित करे कि मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न है। दीवानी मामले सिविल कानून के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर। आपराधिक मामले क्रिमिनल यदि हाईकोर्ट ने किसी की रिहाई के फैसले को पलटकर उसे मृत्युदंड दिया हो। विशेष अनुमति याचिका एसएलपी अनुच्छेद 136। सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से किसी भी भारतीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति दे सकता है। 4. सलाहकारी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है सिवाय आज़ादी से पहले की संधियों के। राष्ट्रपति कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। 5. अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माइनस अनुच्छेद 129। सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्णय लिखित साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और निचली अदालतें उन्हें कानून की तरह मानती हैं। इसे अपनी अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति है। 6. न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके तहत वो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकता है। यदि कानून संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो उसे अमान्य नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। 7. पूर्ण न्याय कंप्लीट जस्टिस माइनस अनुच्छेद 142। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ये सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति देता है कि वो न्याय सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कानून की तकनीकी सीमाओं से ऊपर उठकर आदेश दे सके। 8. अन्य शक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट ही करता है।
यह अपने स्वयं के फैसलों की समीक्षा रिव्यू कर सकता है। अनुच्छेद 137। यह संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्यों के आचरण की जांच करता है। और न्यायिक संयम जुडिशियल रिस्ट्रेंट भारतीय न्यायपालिका के दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे के विपरीत संतुलन का काम करते हैं। जहां पीआईएल कोर्ट को सक्रिय बनाती है, वहीं न्यायिक संयम कोर्ट को अपनी सीमा याद दिलाता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माइनस पीआईएल। सामान्य कानून में नियम होता है कि जिसका अधिकार छिना है वही कोर्ट जाएगा, लोकस स्टैंडी। लेकिन पीआईएल ने इस नियम को बदल दिया। अर्थ, यह एक ऐसी याचिका है जो किसी पीड़ित द्वारा नहीं बल्कि किसी भी सजग नागरिक या संगठन द्वारा समाज के उस वर्ग के लिए लगाई जाती है जो अपनी गरीबी या अज्ञानता के कारण कोर्ट नहीं जा सकते। जनक, भारत में पीआईएल की शुरुआत का श्रेय जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर को जाता है 1980 के दशक में। विशेषता, तारांकन इसके लिए कोर्ट को केवल एक पत्र या पोस्टकार्ड लिखकर भी मामला शुरू किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के तहत दायर की जा सकती है। उद्देश्य, प्रदूषण रोकना, बंधुआ मजदूरी खत्म करना, जेल सुधार और मानवाधिकारों की रक्षा करना। 2. न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। पीआईएल से जन्म होता है न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का, जहां कोर्ट सरकार को आदेश देता है कि वो अपना काम ठीक से करे, लेकिन इसके अत्यधिक प्रयोग को रोकने के लिए न्यायिक संयम का सिद्धांत आता है। न्यायिक संयम जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि न्यायाधीशों को कानून बनाते समय अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को किनारे रखना चाहिए और केवल संविधान व कानूनों की व्याख्या तक सीमित रहना चाहिए। मुख्य सिद्धांत 1. शक्तियों का पृथक्करण। कोर्ट को कार्यपालिका सरकार और विधायिका संसद के काम में दखल नहीं देना चाहिए। जैसे बजट कैसे बनेगा या टैक्स कितना होगा, ये सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। 2. कानून की वैधता। यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून संवैधानिक रूप से सही है तो कोर्ट को उसे केवल इसलिए रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि वह कोर्ट को पसंद नहीं है। 3. नीतिगत निर्णय। कोर्ट को उन नीतिगत मामलों पॉलिसी मैटर्स से बचना चाहिए जिनका समाधान संसद में होना चाहिए। तुलनात्मक चार्ट सक्रियता बनाम संयम। विशेषता, न्यायिक सक्रियता पीआईएल का हिस्सा, न्यायिक संयम रिस्ट्रेंट। दृष्टिकोण, कोर्ट को समाज सुधार के लिए आगे आना चाहिए। कोर्ट को केवल विवाद सुलझाने तक सीमित रहना चाहिए। शक्ति, यह कार्यपालिका को निर्देश देती है। यह कार्यपालिका की शक्तियों का सम्मान करती है। दर्शन, जहां कानून मौन है वहां कोर्ट बोलेगा। कानून बनाना संसद का काम है, हमारा नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ, कहा है कि न्यायपालिका को लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। यदि कोर्ट सरकार चलाने लगेगा तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी को न्यायिक संयम कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। इसे उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाता है। आइए इसे एकदम विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 2 स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने का अधिकार है। 1. पहली स्थिति, कानून या तथ्य का सार्वजनिक महत्व, आर्टिकल 143(1). यदि राष्ट्रपति को कभी यह प्रतीत होता है कि कानून, लॉ या तथ्य, फैक्ट का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तो वो उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। अदालत का रुख। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है। वो राय देने से इनकार भी कर सकता है, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में 1993 में कोर्ट ने राय देने से मना कर दिया था। 2. दूसरी स्थिति, पूर्व संवैधानिक संधियां, आर्टिकल 143(2). यदि कोई विवाद ऐसी किसी संधि, ट्रीटी, समझौते या सनद से संबंधित है जो संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 से पहले की गई थी, तो राष्ट्रपति उस पर सलाह मांग सकते हैं। अदालत का रुख। इस श्रेणी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। उसे अपनी राय देनी ही पड़ती है। इस अनुच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण बातें। सलाह मानना अनिवार्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह केवल एक परामर्श है। राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। वे इसे स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार। यह निर्णय नहीं है। अनुच्छेद 143 के तहत दी गई राय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय या डिक्री नहीं होती। यह केवल एक कानूनी राय है,
इसलिए ये अनुच्छेद 141 के तहत भारत की सभी अदालतों पर अनिवार्य रूप से लागू नहीं होती, हालांकि इसका बहुत सम्मान किया जाता है। बेंच की संरचना। अनुच्छेद 143 के तहत भेजे गए मामलों की सुनवाई कम से कम 5 जजों की संवैधानिक पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा की जाती है। अब तक के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। अब तक राष्ट्रपति द्वारा कई बार इस शक्ति का उपयोग किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. बेरुबारी यूनियन मामला 1960। क्या संसद भारत के किसी हिस्से को विदेशी देश को दे सकती है? 2. केरल शिक्षा विधेयक मामला 1958। राज्य के शिक्षा कानून की वैधता की जांच के लिए। 3. समुद्र शुल्क मामला सी कस्टम्स एक्ट केस 1963। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान टैक्सेशन शक्तियों पर। 4. 2G स्पेक्ट्रम मामला 2012। क्या प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी केवल नीलामी ऑक्शन के जरिए ही होनी चाहिए? अनुच्छेद 143 की आवश्यकता क्यों है? यह अनुच्छेद सरकार, कार्यपालिका को किसी भी बड़े कदम को उठाने से पहले उसकी कानूनी वैधता की जांच करने का अवसर देता है। इससे भविष्य में होने वाले मुकदमों और संवैधानिक संकट से बचा जा सकता है।